नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे, यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और फाइनेंशियल डेटा पढ़ते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, तो एक वर्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको समझना, जिसको उसको आपको समझना चाहिए यदि आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ रही हैं तो। वो वर्ड है ट्रेड रिसीवेबल्स। मतलब कोई कंपनी यदि बिजनेस कर रही है तो अपने कस्टमर को कितने क्रेडिट पे, अपने कस्टमर का को सेल्स का कितना परसेंट उसने कस्टमर को क्रेडिट पे बिजनेस किया है। ठीक है। सारी कंपनी ट्रेड क्रेडिट पे बिजनेस करती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन कभी कभी वो ट्रेड, वो अकाउंट जो होता है, दैट अकाउंट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, वो अकाउंट का जो है परसेंटेज, सेल्स वाइज परसेंटेज जो है काफी अधिक हो जाता है किसी किसी कंपनी का। तब वो एक मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है। ठीक है। यदि सिंपल सम में इसको समझे कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, तो इसको ऐसे एकदम सिंपल सा एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। मेरी वन ऑफ द नेबर थी, वो साड़ियों का बिजनेस करती थी। तो हम्म, कैसे बिजनेस करती थी, चूंकि वो अपने घर से करती थी, तो वो क्रेडिट पे कस्टमर को देती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतने क्रेडिट पे देते हो, कल को उसने पैसे नहीं दिए तो क्या क्या होगा फिर? तो बोला कि हमारे घर से चलता है, वो हमको फुल कैश पे नहीं देंगे, तो मुझे क्रेडिट पे ही देना पड़ता है, ईएमआई पे देती है। वो साड़ी बेचती थी। ठीक है। 100 रुपये का सामान, 10 रुपया कैश आया, 90 रुपीज क्रेडिट पे चला गया, फिर धीरे धीरे उसको ईएमआई में दिया। फिर धीरे एक दो चार साल के बाद फिर मैंने पूछा उनसे, धीरे धीरे उनका बिजनेस थोड़ा सा खराब होने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ? तो बोले कि जो क्रेडिट पे मैंने कस्टमर को दिया था वो पैसे मुझे वापस नहीं आ रहे हैं। तो ये होता है, आप यदि क्रेडिट पे कस्टमर को पैसे देते हैं तो धीरे धीरे जो होता है बिजनेस के लिए वो खराब होते जाता है। ठीक है। ये तो छोटा सा एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझते हैं। कि ट्रेड रिसीवेबल्स जो होता है वो बिजनेस के लिए खराब क्यों होता है और इस चीज को समझना क्यों जरूरी है। ठीक है। आप ट्रेड रिसीवेबल्स बिजनेस के लिए इसलिए खराब है क्योंकि आपके पास वो कैश, वो जो मनी है वो एज ए कैश नहीं है। कोई भी बिजनेस के लिए कैश बहुत क्रूशियल होता है। ठीक है। और जो ट्रेड रिसीवेबल है वो मनी ऑन क्रेडिट है, वो टेंजिबल मनी नहीं है। आप जब चाहे तब उसको आपके पास नहीं आ सकता है। ठीक है। आपको कस्टमर को मांगना पड़ेगा, कस्टमर आपको दे रहा है कि नहीं, दैट्स द प्रॉब्लम। एंड व्हाट हैपेंस इफ द कस्टमर रन्स इनटू द प्रॉब्लम, द कस्टमर whom you who owe you money, if he that customer runs into the problem, that then recovery of the money will become the problem. थर्ड होता है कि कोई भी ट्रेड रिसीवेबल का कैरिंग कॉस्ट होता है। कैसे? हो सकता है वो पैसे आपको ना मिले, दैट दैट मनी विल कन्वर्ट इनटू बैड डेट। फिर हो सकता है कि आपने डेट पे लेके भी, आप डेट पे लेके बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट मनी लूज हो रहा है। तीसरा आपका कॉस्ट क्या है कि यदि आपको वो पैसे मिल जाते तो देयर वुड हैव बीन अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद दैट मनी। थर्ड, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी होता है। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ने का क्या रीजन है? ट्रेड रिसीवेबल बढ़ने का रीजन ये हो सकता है कि कंपनी जो है वो कस्टमर को लिबरल टर्म्स पे पैसे दे रही है, लिबरल टर्म पे अपना सामान दे रही है, प्रोडक्ट बेच रही है। नेक्स्ट, और इसका बढ़ने का रीजन ये हो सकता है कि आप अपने सेल्स को जल्दी बुक कर रहे हैं। काम हुआ नहीं है लेकिन उससे पहले ही सेल्स को बुक कर ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चूंकि हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो अक्रियल अक्रूअल अकाउंटिंग होती है, इसलिए आप कैश मिला चाहे नहीं मिला, आपको सेल्स बुक करना ही है। तो जब आपने सेल्स बुक कर लिया तो फिर गवर्नमेंट उसका प्रॉफिट पे टैक्स डिमांड करेगी। तो आपको कैश नहीं मिला है लेकिन उस सेल्स के लिए आप टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ हाई ट्रेड रिसीवेबल्स। So these are the points which makes this is which makes trade receivable as a drawback for a business. Now इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल में मैंने चूज किया है वॉरी रिन्यूएबल्स कम टेक्नोलॉजी लिमिटेड को। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, देयर इज नो good or bad about this company. I have just taken this company to analyze this word. क्योंकि when I was reading through annual reports of company, I went through this the annual report of this company, and मुझे ऐसा लगा कि इनका जो है ट्रेड रिसीवेबल जो है थोड़ा सा हाई है। ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे है। आप
screener.in पे जाइए। screener.in पे यदि आप वॉरी टेक्नोलॉजी लिमिटेड ओपन करेंगे, ठीक है, ये है। मैं किसी कंपनी में पैसे लगाती हूँ तो मैं सबसे पहले उसका क्या देखती हूँ, सेल्स ग्रोथ देखती हूँ। दीज आर माई पैरामीटर्स विच आई सी। मैं देखती हूँ सेल्स ग्रोथ क्या है कंपनी का 3 साल में। 300% बहुत अच्छा है। 5 साल में 162 बहुत ही अच्छा है। ईपीएस ग्रोथ 3 साल में 303, वेरी गुड, वेरी नाइस। 5 years में 113% बहुत अच्छा। देन आई सी डेट टू प्रॉफिट 0.28, मतलब कंपनी ने कितना डेट लिया है विथ रिस्पेक्ट टू नेट प्रॉफिट। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मैं आई उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। ठीक है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस, जहां से मैंने डेटा लेना शुरू किया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आइए, एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस कंसोलिडेटेड वन में। ठीक है, यहाँ पे यदि मैंने कुछ फिगर, यहाँ टू सेल्स का फिगर 2022-23 में 351 करोड़, 23-24 में 876, a very big jump in the sales. And then I saw trade receivable 61 करोड़ इस साल में, एंड 373 करोड़ नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, यदि परसेंटेज वाइज देखें तो सेल्स का 17% है, और जो जंप करके 42% हो गया है। ठीक है, नाउ पैरेलली मैंने देखा एक्सपेंस भी। कंपनी का एक्सपेंस जो है 267 22 में था, 669 24 में था। ट्रेड पेएबल, जैसे ट्रेड रिसेवेबल होता है कि आपने कस्टमर को कितने क्रेडिट पे पैसे दिए, वैसे ही ट्रेड पेएबल होता है कि आपने सप्लायर से कितना क्रेडिट पे सामान लिया है। ठीक है, तो यदि जितना आपने ट्रेड सप्लायर से क्रेडिट पे सामान लिया है, वो इस अकाउंट में अप्रूव होते जाएगा, ट्रेड पेएबल अकाउंट में। तो 75 करोड़ था लास्ट ईयर, जो इस साल बन गया 298 करोड़। परसेंटेज वाइज टर्म में देखे तो एक्सपेंस का 28% था, जो 45% हो गए। ठीक है, तो ये सब टर्म्स, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 17% से ट्रेड रिसेवेबल जो है सीधे जंप करके 42% हो गया, और ट्रेड पेएबल जो है वो 21% से जंप करके 45% हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग एनालाइज करते हैं। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का ये सारे जो डेटा है वो मैंने screener.in से उठाए हैं। screener.in के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाइए, वहां से ये मैंने डेटा उठाया है। ठीक है, इसको भी हम लोग एकदम आसान भाषा में, जो जिन जो यदि अकाउंटिंग समझने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, तो इसको हम लोग एकदम आसान भाषा में समझते हैं, जितने आसान भाषा में समझ सके। ठीक है, कंपनी का 2023-24 का हम लोग डेटा उठाएंगे। सेल्स और अदर इनकम जो है 879 करोड़ है। एक्सपेंस जो है 669 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करके आ गया हमको। ठीक है, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन जो है वो 12 करोड़ है, फिर माइनस किया हमने, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। फिर टैक्स अलग से माइनस होता है। कंपनी ने 25% के रेट से टैक्स दिया है, तो 50 करोड़ हुआ। इसको हम लोगों को नेट प्रॉफिट मिलता है। एकदम सिंपल है, जितना कंपनी ने सेल्स किया वो लिखिए। कंपनी का एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सब कुछ उसमें आता है, वो माइनस होता है। उस एक्सपेंस पे इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन नहीं लिया जाता है, उसको अलग से लिया जाता है। ठीक है, तो वो अलग से माइनस किया। टैक्स फिर उसके बाद माइनस होता है। ठीक है, तो दिस इज द वे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है, और ये अक्रूअल अकाउंटिंग इसको बोला जाता है। जैसे ही आपने सेल्स किया वैसे ही आपको सारा अकाउंट उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सारा आपको बुक करना होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस 148 हमारा नेट प्रॉफिट हुआ। सपोज पुराने जमाने में क्या होता था, मुंशी लोग गल्ला लेके बैठे रहते थे। ठीक है, तब बिजनेस का ऑनर गया, बोला नेट प्रॉफिट जो है, सपोज उनको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, तो गए बोले ठीक है मुंशी काका, अब आप 148 करोड़ गले में से निकाल के मुझे दीजिए। अब उनके गले में 148 नहीं है, तो बिजनेस ओनर को समझ में नहीं आएगा, अच्छा 148 करोड़ क्यों नहीं है। तो मुंशी काका ने फिर उनको समझाया कि 148 करोड़ से वो कम है या अधिक भी हो सकता है। क्यों है,
उसका रीजन ये होता है, उसको बोला जाता है कैश अकाउंटिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कैश अकाउंटिंग, विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अक्रूअल अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कैश अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? ठीक है, डिफरेंस इसलिए है क्योंकि बिजनेस ओनर को गल्ले में 148 करोड़ नहीं मिला। अब उनको शक हो रहा है कि मुंशी काका ने कुछ पैसे इधर उधर किए हैं क्या। तो मुंशी काका, जिनको अकाउंटिंग का नॉलेज है अच्छे से, अब उनको समझा रहे बिजनेस ओनर को कि नहीं देखो कैसे होता है। तो उन्होंने ऐसे समझाया कि आपने 879 करोड़ का लिया, बिजनेस तो किया हमने बहुत अच्छा, 879 करोड़ का हमने बिजनेस किया। अब उसमें हमने कस्टमर को 311 करोड़ हमने क्रेडिट पे बिजनेस किया है, तो हमारे पास कैश में केवल 568 आया। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। दूसरा कि हमने एक्सपेंस हमारा जो है 669 है, लेकिन हमने अपने सप्लायर से 223 करोड़ हमने अपने सप्लायर को नहीं पे किया कैश में। तो एक्सपेंसेस हमारा कैश में एक्सपेंस जो है वो सिर्फ 446 हुआ। ठीक है, तो अब कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया, इसको माइनस कर दिया जाए तो 122 करोड़ हुआ। ठीक है, फिर अदर WC आइटम्स क्या है? WC मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल दो तरह से होता है कि आपको ट्रेड रिसेवेबल और ट्रेड पेएबल का प्लस और माइनस। ठीक है, आपने कस्टमर से आपको कितने पैसे आ रहे हैं, कस्टमर्स को आप अपने सप्लायर को कितने पैसे दे रहे हैं, उसका उसको चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल को प्लस माइनस किया जाता है। ठीक है, सपोज कस्टमर से आपको 100 रुपीज आया, लेकिन सप्लायर को आपने पे किया 75, तो आपका चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल +25 होगा। ठीक है, आपको कस्टमर से ज्यादा आ रहा है और आप सप्लायर को कम पैसे दे रहे हैं, तो आपका पॉजिटिव कैश फ्लो हो गया। ठीक है, और भी उसमें बहुत सारे आइटम्स होता है WC में, ये दो मेन आइटम्स होते हैं। ठीक है, ट्रेड रिसेवेबल एंड ट्रेड पेएबल्स का डिफरेंस। तो कस्टमर ने 100 रुपीज दिया और आपने सप्लायर को 75 दिया, तो आपको 25 प्लस हो गया। माइनस कर इसमें से 122 करोड़ था, उसमें 25 रुपीज आपने और 25 करोड़ रुपीज आपने ऐड कर दिया, 147 हो गया। इन्वेंट्री में से 7 करोड़ जो है प्लस हुआ। इन्वेंट्री में से इसकी कुछ रॉ मटेरियल हो सकता है आपने बेचे हो, कुछ रॉ मटेरियल की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वहां से भी कुछ पैसे आते हैं, उसको हुआ, उसको ऐड किया, 154 करोड़ हुआ। कंपनी ने 13% के रेट से टैक्स पे किया है, 26। ये सब डेटा जो है आप कहाँ से उठाया है मैं बताना भूल गई, मैं फिर से बता रही हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रेड पेएबल एंड ट्रेड रिसीवेबल्स कहाँ से आते हैं? गो डाउन, गो टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम देखेंगे, अदर एसेट में जाइए, अदर एसेट में ट्रेड रिसीवेबल यहाँ होता है। यदि हम लोग देखेंगे, पहले 4 करोड़ था, फिर 1 करोड़, फिर 6 करोड़, 47, 61, 3। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है वैसे वैसे ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहा है। ठीक है, अदर लाइबिलिटीज में जाइए, ट्रेड पेएबल्स। ठीक है, सप्लायर के पास हमारा कितना पैसा बाकी है, सप्लायर को हमको कितना पैसा पे करना है, तो ये बैलेंस शीट से आपको ये दोनों फिगर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर से यहाँ चलते हैं। तो टैक्स पे किया गया है 26 करोड़, ये कहाँ से लिया मैंने? ये लिया मैंने यहाँ से। एक और थोड़ा सा और डाउन आप जाए, कैश फ्लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कैश फ्लो। ठीक है, इसमें कैश फ्लो में आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग में जाएंगे यदि आपको, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि कंपनी ने कितना टैक्स पे किया है, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, 26 करोड़, तो कंपनी ने 26 करोड़ कैश पे किया है, हमने 26 करोड़ लिख दिया यहाँ पे। वो माइनस होगा क्योंकि कंपनी ने पे किया है। ठीक है, तो 128 करोड़, तो मुंशी काका ने बोला कि हमारे गल्ले में 128 करोड़ है। नाउ अब इसका ट्रेड, अब ये आप देखिए कि आपके पास सप्लायर को 223 करोड़ देना है और आपके पास कैश में अभी आपके पास 128 करोड़ है।
सपोज आपने पूरे का पूरा, आपका सप्लायर जो मांगने लगा कि हमको पैसे दो, तो आपके पास ऑपरेशन से उतना कैश नहीं आ रहा है जिससे कि आप अपने सप्लायर को पूरे पैसे दे सके। ठीक है, तो ये सब चीजें, यही यही यदि आपको कस्टमर ने पूरे पैसे दे दिए होते, 311 करोड़ पूरे के पूरे पैसे आपको मिल गए होते, तो यहाँ से यदि आप माइनस करोगे और आपने अपने सप्लायर को पूरे पैसे पे कर दिए होते, तो आपके पास और 100 करोड़ जो है वो उसका सरप्लस हो जाता है। तो ये फायदा है पूरा कैश में बिजनेस करने का, बट बिजनेस ऐसा नहीं होता, बिजनेस थोड़ा सा क्रेडिट में भी होता है। तो ये हो गया हमारा ट्रेड रिसीवेबल की पूरी कहानी। आई होप कि आपको, हम लोगों को ये बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे कैलकुलेट करते हो, क्या करते हैं। नमस्कार, आज यहीं तक। थैंक यू एंड बाय।